राम नाईक जी ने कहा कि बोरेली में सभी लोगों की इच्छा हो कि गोपाल शेट्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल राम नाईक दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग एनी इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी में स्टैंडिंग कमेटी, इम्प्रूवमेंट और BST 3 कॉर्पोरेशन के बड़े कमेटी है। ये तीनों कमेटी में मुझे चेयरमैनशिप का ऑफर दिया गया तो मैंने ना कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। क्यों? पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई वोटर तो छोड़िए, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कभी 500 रुपए का नोट मेरे से लिया नहीं चुनाव में काम करने के लिए। लोगों ने अपने जेब के पैसे लगाकर मेरे लिए काम किया। मुझे घर से 1 रुपया डालना नहीं पड़ा। तो जब मैं घर से 1 रुपया डाल नहीं रहा हूँ तो मैं घर पे क्यों लेके जाऊँ बाहर का पैसा। तो ऐसा लगता है आपको कि अभी के काफी सारे जो पॉलिटिशियंस है या जो भी कार्यकर्ता जो लोग रहेंगे उन लोग की ऐसी सोच है जैसी आपकी है, या बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे? अभी बच्चों के स्कूल के फीस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जिनके पास पैसा वो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का व्यक्ति आता है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है। हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो वहाँ पर आपको बहुत पैसे लगते हैं। ये जोन में हमको काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। बट सर रियलिस्टिकली मतलब ये काम करना पॉसिबल भी है? तो मुंबई शहर को देखने के लिए आएंगे लोग, ये मेरा भविष्यवाणी है। कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? मैं आपको बताऊंगा कि एंड देन सडनली आपको बोला गया कि अभी ये टिकट नहीं मिलने वाला है। yeah. तो ऑनेस्टली मुझे बताइए कैसा लगा आपको? हेलो, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। गोपाल शेट्टी सर, थैंक यू सो मच पहले तो हमसे बात करने के लिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है। एंड ऑल्सो मतलब ऑलमोस्ट 40 इयर्स के 4 डेकेड के ऊपर आप ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में रहे हैं, एंड देन 33 इयर्स से आप इलेक्टेड कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो थोड़े से प्रेसिंग सवाल भी करूंगा, तो प्लीज थोड़े से बेयर विद मी। आप जितना प्रेस कर सकते हो उतना करिए। आई एम श्योर सर, इतने आप सीजन्ड हो। राइट, ग्रेट। तो पहले तो शुरुआत करते हैं सर। मैं सर्च कर रहा था तो उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में कैसे हुई? शुरुआत से अगर मैं आपको कहूँ तो मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से आया हूँ। हम 4 भाई 2 बहन, माता पिता ऐसे सारे 200 फुट के घर में रहते थे। और आज भी मैं उसी जगह पर हूँ, सिर्फ मेरा झोपड़े से बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। अभी बिल्डिंग में एक 12 साल हो गए शिफ्ट होकर। मैं पॉलिटिक्स में तो मेरे पिताजी RSS के स्वयंसेवक थे, लेकिन मेरा गरीबी के खिलाफ पॉलिटिक्स क्या है, RSS क्या है भी मुझे पता नहीं है। बहुत बाद में पता चला कि पिताजी खाकी पैंट पहनते, तो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद में पता चला कि पिताजी ये काम करते थे करके। और मैं जिस बस्ती में रहता था वहाँ पर ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था, ना टॉयलेट था, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो इस सुविधा प्राप्त करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे 1980-82 में गया। उन दिनों में राम नाईक जी यहाँ के बोरेली के विधायक हुआ करते थे। और मैं लड़ने के लिए गया था, क्योंकि मुझे जो लेके गए थे उन दिनों में हेमेंद्र भाई मेहता, बाद में वो विधायक बने। उनकी बहुत आग्रह था कि आप एक बार आके उनको मिलिए। तो मैं तो लड़ने के लिए गया था कि दूसरी बार मुझे जाना नहीं पड़ा। लेकिन भगवान ने शायद स्टोरी पहले से लिखा होगा। राम नाईक जी ने मुझे बहुत ही पेशेंटली सुना और फिर उन्होंने मुझे स्टडी कर लिया और पार्टी के लोगों से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि युवकों का एक टीम बनाकर बस्ती में अच्छा काम वाम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको पकड़ के लेके आओ। तो मुझे पकड़ के ले जाने के पहले सबसे पहले हमारे बस्ती का टॉयलेट का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, तो मैं थोड़ा प्रभावित हो गया। बच्चों को कोई चॉकलेट दिखाया तो फिर वैसा मैं प्रभावित हो गया। और फिर उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया बोरेली का, और विजिटिंग कार्ड छाप कर मेरे घर पर लाके दे दिया बीजेपी के लोगों ने। तो मैं वो कार्ड को देखकर प्रभावित हो गया और मैंने चलो कार्ड अभी इतना मेहनत करके इन्होंने छापा है, इसको खत्म करने के लिए काम करते हैं। तो काम शुरू किया, तो आज तक कर रहा हूँ। और फिर भारतीय जनता मतलब फिर एक एक हमारे यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गए। फिर मैं सोचा कि जब मेरे बस्ती का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो मैंने और लोगों के लिए काम करना चाहिए, और मैं काम करने लग गया। 92 में जब चुनाव आया तो उन दिनों में मैं अप्रेंटिसशिप करके टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर, मेरा साइनाथ इंजीनियरिंग नाम का एक यूनिट साधना स्टेट होशियारा में मैंने शुरू की थी। उसको मैं चला रहा था, आई वॉज डूइंग वेल। और राम नाईक जी ने कहा कि बोरेली में सभी लोगों की इच्छा हो कि गोपाल शेट्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने राम नाईक जी की चिट्ठी लिखा कि भाई ये मेरा ब्रेड बटर नहीं है, मेरे बारे में आप सोचो मत। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल राम नाईक दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग एनी इलेक्शन। आज तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए रुपये दिए जा रहे हैं सामने से। राम नाईक जी ने मुझे बुलाया और
वो भी मेरे जैसे ऑफिस में बैठकर गोरेगांव में काम करते थे, तो मुझे वो गाड़ी में बिठाकर, उन दिनों में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष थे वो, तो दादर जा रहे थे, बोला चलो हम जाते आते गाड़ी में बातचीत करेंगे। और अंधेरी तक उन्होंने मुझे पूछा, भाई क्यों ऐसा आपने चिट्ठी लिखा, क्यों ना बोल रहे हो? तो मैंने उनको 2-4 बातें उन दिनों में जो मुझे दिखता था वो मैंने कहा, तो उन्होंने उस बात को ही पकड़ लिया कि अगर आपको ये उम्र में इतना सारा पता चलता है, तुमने ही लड़ना चाहिए चुनाव। और मुझे अंधेरी में उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने पूछा भी नहीं कि मुझे बोरेली वापस जाने के लिए किसी में पैसा वैसा है कि नहीं। हाँ। और मुझे अंधेरी से वापस भेज दिया और फिर बोरेली आ गया। सब मेरा टिकट डिसाइड होने के पहले ही मुझे उन्होंने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है। राइट। और मैं 92 में चुनाव पहली बार लड़ा और मैं जीत गया, जिताया लोगों ने मुझे। और उसके बाद में तो बढ़ते ही गया ग्राफ मेरा। और ये जो टिकट था फर्स्ट वाला, ये कौन सा था? एमएलए वाज इट? नहीं, कॉर्पोरेटर। मैं 3 बार कॉर्पोरेटर रहा जी। और मेरा बचपन से एक स्वभाव, मैं कोई बड़े पोस्ट पर कभी काम नहीं किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी में स्टैंडिंग कमेटी, इम्प्रूवमेंट और बीएसटी, 3 कॉर्पोरेशन के बड़े कमेटी है, ये तीनों कमेटी में मुझे चेयरमैनशिप का ऑफर दिया गया, तो मैंने ना कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। क्यों सर? उन दिनों में भी, आज तो किसी को स्वयं का इज्जत का उतना पड़ा नहीं है, पैसा ही सब कुछ हो गया है। एक जगह पे लोग भगवान को रखेंगे और एक जगह पे पैसा को रखेंगे, तो लोग पैसे के ऊपर चॉइस, माहौल बना है उसमें, तो कोई इसको रोक नहीं सकता है। लेकिन उन दिनों में इज्जत यानी बहुत डर लगता था, और मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। क्या पता भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाना था, इसलिए शायद मेरे मन में डाला होगा उन्होंने। और उसके बाद में मैंने पार्टी में कभी कोई पोस्ट के लिए कभी बात ही नहीं की। बाद में 3 बार कॉर्पोरेटर का होने के बाद में विधानसभा लड़ने की बात आई, फिर मैं वापस राम नाईक जी आकर कहा कि भाई ये सब चल रहा है माहौल, मैंने विधानसभा लड़ना चाहिए, आई एम नॉट ए कैंडिडेट फॉर विधानसभा। वो तब उन्होंने बोला नहीं, हमारे मन में ऐसा कोई नहीं है। और नहीं, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई कि मुझे ही लड़ना पड़ा, और जिन्होंने मुझे पार्टी में लाया महेंद्र भाई, उनके सामने मुझे लड़ना पड़ा। और वो लड़े, हम दोनों सामने से लड़े, और मैं मुंबई में सबसे ज्यादा 52,000 के मार्जिन से जीता विधानसभा का चुनाव। फिर 2 बार विधानसभा में जीता। फिर जब राम नाईक जी 2 बार लोकसभा हार चुके थे, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास से सीट वापस लाना है, तो किसको लाना? राइट। तो जैसा आज पीयूष गोयल जी आए हैं, तो उन दिनों में भी बातचीत चल रहा था, कोई बाहर से बड़ा कैंडिडेट लावे। तो हमारे गडकरी जी के बारे में मैंने बात किया कि गडकरी जी को लाओ, गोपीनाथ मुंडे जी को यहाँ पर लाओ। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं लड़ेंगे, हम हमारे जगह से ही लड़ेंगे। विनोद तावड़े जी के बारे में बात हुई, तो मैंने विनोद तावड़े जी को यहाँ से लड़ाओ, क्योंकि महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी थे। तो सभी ने ना कहा। और उन दिनों में क्या पता भगवान ने ये भी तय किया होगा, संघ परिवार के सारे लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि जब गोपाल शेट्टी जैसा व्यक्ति है, तो फिर हम बाहर से क्यों किसी को लाना चाहिए। और मुझे लड़ने के लिए कहा, और मैं जीता, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीता। मुझे पता है। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग 4-5 lakhs वोट ऑल्सो, बट आई वन बाय 4.5 lakhs मार्जिन। तो उर्मिला मातोंडकर जी, राइट, दैट इज इन 2019 first time I fought against Sanjay Nirupam ji. Right. So it was my biggest victory in Maharashtra. Right. Then second time again in front of Urmila Matondkar ji. फिल्म स्टार कोई भी लड़ते हैं तो जीतते ही, हमारे पार्टी में भी जो लड़े वो सारे जीत गए थे। Right. और मैं बहुत ईमानदारी से अगर कहूँगा तो उर्मिला मातोंडकर वजह बिग फिगर, और उनका मार्केट था, उनका डिमांड था, और महाराष्ट्र वोट उत्तर मुंबई में 5 lakhs प्लस था। उसके बावजूद भी लोगों ने, मैं गुजराती में एक गीत है, नयन ने बंद करी मैं तमने जोया छे, तमे जे छो एनाते વધારે અમે તમને જોયા છે। ये गीत मेरे चुनाव के लिए बराबर होता है। अगर नयन को खुला करके किसी ने वोट दिया होता तो स्वाभाविक है उर्मिला मातोंडकर को दिया होता वोट, लेकिन लोगों ने नयन को बंद करके गोपाल शेट्टी का इतने लंबे किए हुए काम को याद किया, और उन्होंने मुझे जिताया। तो मैंने फिर वापस बहुत अच्छा काम किया तीसरी बार। फिर ठीक है, पार्टी को लगा अभी गोपाल शेट्टी ने आराम करना चाहिए। तो मेरा जर्नी रहा पॉलिटिक्स का पूरा। और मैं पहले दिन से ही गरीब घर से आया था, तो पैसा है मेरे जीवन पे कभी भी प्रभाव डाला ही नहीं मेरे ऊपर। और आज भी लोग कहते हैं गोपाल शेट्टी के पास 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है। मैं 50 करोड़ में लोगों को मेरी प्रॉपर्टी लिख के देने के लिए तैयार हूँ, वो ले जाए। लोग बातें करते हैं, तो मैंने कोई बड़ा पद न लेते हुए भी लोगों की एक धारणा हो गई है ये पॉलिटिक्स है ना, ये राजनीतिक जीवन है। लेकिन मैं अपने आप को बचा पाया। जो भी लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, पार्टी के नेता लोग भी, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल
कैरियर पॉलिटिक्स में मैं कवर कर पाया। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे सर से उठा हुआ कार्यकर्ता ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने, जो मैंने पाया वो अन्य लोगों ने नहीं पाया होगा शायद। चुनाव में कभी भी अप डाउन भी आता है, लेकिन मैं कॉरपोरेशन से लेकर 455 वोट से पहले वोट जीता था, फिर 8,500 से जीता, फिर तीसरा चुनाव कॉरपोरेशन का 13,500 के लीड से जीता, चौथा चुनाव विधानसभा का फिर मुंबई में सबसे ज्यादा 52,000 के मार्जिन से जीता, फिर पांचवा चुनाव विधानसभा का, एक विधानसभा का 3 विधानसभा हो गया, वो भी मैं 39,000 के मार्जिन से जीता, छठा तो 4.5 लाख, और फिर सातवां 474, सभी अपर बढ़ता ही गया, कभी भी मेरा ग्राफ नीचे आया ही नहीं। और आज 15 महीने हो गए मैं चुनाव से दूर होकर, आज भी वही रफ्तार से काम कर रहा है, वही प्रेम लोगों का मुझे आज भी मिल रहा है। जीवन में और क्या चाहिए। बट सर, ऐसा लगता है आपको कि अभी के काफी सारे जो पॉलिटिशियंस है या जो भी कार्यकर्ता जो लोग रहेंगे, उन लोग की ऐसी सोच है जैसी आपकी है, या बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे अभी? मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ, देखिए समय समय पर ये सारा होता है। हमारे समय पे पैसा था नहीं और पैसे की आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए बहुत ईमानदारी से कहूंगा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा देखा नहीं, किसी को बदनाम करना ये मेरा स्वभाव कभी भी नहीं रहा है। मैं कभी कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोगों को भी क्रिटिसाइज मैंने नहीं किया। वहां पर कुछ था ही नहीं उन दिनों में। पैसा अगर आपके पास है तो खर्चा क्या करना ये भी नहीं था। राइट। आज जितना पैसा आपके पास है उससे ज्यादा खर्चा करने का उपलब्धियां सामने है, तो लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे। लेकिन मेरा यह मानना है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, आप स्वयं यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, तो इस व्यवसाय में ये नहीं करना चाहिए किसी ने। अगर आपको पैसा कमाना है, मार्केट इतना बड़ा है, आप वहां पर जाकर काम करिए, पैसा कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पैसा कमाना ये इट इज मस्ट। मैं 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस जी को कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर के लोगों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा है नहीं आपको ही लड़ना है, तो फिर वापस में लड़ा। उन्होंने फिर वापस इस बार कहा लास्ट और एक बार आपको लड़ना है, मतलब छोड़ दो भैया, लेकिन हो गया तो नहीं लड़ा, तो नहीं लड़ा। लेकिन पैसा का प्रभाव पॉलिटिक्स में ज्यादा हो गया है। पैसा खर्चा भी इन दिनों में पॉलिटिशियन लोगों को करना पड़ता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई वोटर तो छोड़िए, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कभी 500 रुपए का नोट मेरे से लिया नहीं चुनाव में काम करने के लिए। लोगों ने अपने जेब के पैसे लगाकर मेरे लिए काम किया, तो आई हैव टू रिटर्न दैट ना। लोग अगर कोई पॉलिटिशियन पैसा खर्चा करता तो फिर वो निकालने का भी काम करता। तो मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं, मुझे घर से 1 रुपया डालना नहीं पड़ा। तो जब मैं घर से 1 रुपया डाल नहीं रहा हूँ तो मैं घर पे क्यों लेके जाऊँ बाहर का पैसा। ये मैंने अपना एक प्रिंसिपल बना लिया और जीवन चला ना उसी तरह से। 200 फुट से लेके 1400 फुट के तो फ्लैट तक तो ईमानदारी के पैसा से पहुंचा है। भगवान की इच्छा हो गई आने वाले दिनों में और बड़ा तो देंगे ना, नहीं देंगे तो मैं तो 200 फुट का ही प्राणी हूँ ना। वाई शुड, मैंने क्यों चिंता करने की आवश्यकता है। ये आपकी मॉडेस्टी है सर, जिस हिसाब से जितना आपने काम किया है, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं मुझे, मतलब आप कैसा होता है नॉर्मली आप बहुत लोग से मिलते हैं तो पता चलता है कि बिकॉज हम भी इतने सारे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो पता चलता है कि मतलब कोई ह्यूमिलिटी से बोल रहा है या कोई बातों के लिए बोल रहा है, बट जब आप बोलते हैं तो मतलब क्लियरली समझ में आता है कि आपकी जो वेवलेंथ है, आपकी जो विचार है वो एक्चुअली कम्युनिटी को वापस देने के लिए, एंड दैट इज द रीजन जो आपको इतना प्यार मिलता है सब लोगों से भी। राइट। सर आपने बोला कि तभी के टाइम पे डेफिनेटली जब वैसा उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट या खर्चा भी नहीं होता था कुछ इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरे चैलेंजेस आपके हिसाब से तभी क्या थे और अभी के माहौल में मतलब क्या है आज के तारीख में? देखिए उन दिनों में चैलेंजेस लोगों के काम के बहुत सारे रिक्वायरमेंट थे। अब तो मोदी जी ने तो एक हाइट पर लेके गए काम, तो मैं तो आने वाले दिनों में सोचता हूँ कि लोगों को लोग क्या कहेंगे कि हम ये करेंगे करके। तो उन दिनों में लाइट नहीं था, पानी नहीं था, टॉयलेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ा। अच्छा, मैं आने के बाद में मैंने गार्डन और प्लेग्राउंड डेवलपमेंट करने के लिए मैंने अपना पूरा ताकत लगा दिया। तो उन दिनों में मैंने कहा कि हेमेंद्र मेहता और रामनाथ जी ने ये सारे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो थे उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। अभी भी खत्म नहीं हुआ, आज भी लोगों को पानी चाहिए, आज भी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यह है, लेकिन जीरो से एक लेवल तक लेके जाने का काम उन्होंने किया। बाकी मुझे उसके आगे ले जाना था, तो मैंने एक अलग रोड बनाना, गार्डन प्लेग्राउंड डेवलपमेंट करना, ये सारा करने का मैंने प्रारंभ किया। तो आज एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छी स्थिति में मुंबई जैसा शहर ये आकर रुका है। तो हमको आने वाले दिनों में, आज पॉलिटिक्स में तो सब कुछ बांटा जा रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो असेसमेंट टैक्स इतना लिया जा रहा है लोगों के पास से, उसके क्योंकि कॉर्पोरेशन है बहुत सफिशिएंट फंड है आज उनके पास, सारे रास्ते सीसी हो जाएंगे, सारा डेवलपमेंट होगा, तो आप पैसा डालोगे कहाँ पर? तो आपको जनता को थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा। आज समझे आप एक 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं तो आपका मेंटेनेंस ही एक व्यक्ति का पगार जितना हो जाता है।
अब लोगों के पास कोई चारा नहीं, भरना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार के इरा में हमको काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। बच्चों के स्कूल के फीस बहुत बढ़ते जा रहे, जिनके पास पैसा वो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का व्यक्ति आता है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है। हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो वहां पर आपको बहुत पैसे लगते हैं। ये जोन में हमको काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो इस प्रकार के जो जोन है वहां पर हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा, जो भी चुनकर आएंगे उनको। काम बहुत है, वैसा काम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन काम बट सर रियलिस्टिकली मतलब ये काम करना पॉसिबल भी है? मतलब आई नो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो आई नो दैट स्टेट लेवल पे भी, ऑफ कोर्स इवन कंट्री लेवल पे भी काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो डेफिनेटली सरकार बनाती है, आई एम श्योर आप भी करते हैं, बट उसको एग्जीक्यूशनल लेवल पे एक्चुअली वो पहुंचे बॉटम तक। बहुत सही आपने मुद्दा उठाया। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं को यही कहता हूँ, मोदी जी कानून बना देते हैं, पैसे की व्यवस्था कर देते हैं। अब मोदी जी ने कानून बनाया, पैसे का जो व्यवस्था किया उसको नीचे तक ले जाने का काम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। मैं अगर ईमानदारी से काम करता हूँ तो लोगों को उसका लाभ मिलता है। देवेंद्र फडणवीस जी कानून बनाते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, वो काम एमएलए लोग नीचे तक ले जाएंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। तो ऐसे महानगर पालिका का मेयर और कमिश्नर व्यवस्था बनाएंगे, कॉर्पोरेटर नीचे तक ले जाने का काम उसको करना चाहिए, तो लोगों को ये सारी सुविधा मिलेगी। अगेन सेकेंड फेज में जो लोगों की दिक्कत है उसको आपको नीचे से लेके ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान स्कीम आ गया मोदी जी का, 5 लाख का दवाई का, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई कि ये हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो होगा करके। तो फिर मैंने आवाज उठाया, पार्लियामेंट में भी उठाया, चिट्ठी लिखी, सारा किया, समय लग गया, लेकिन मोदी जी अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ गया है। मेरा एक कहना था कि भाई आप 300 फुट के घर में रहता है, वो एकदम सामान्य आदमी है, उसको इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लोग मुझे कहते थे कि फिगर बहुत बड़ा है, कैसे हो पाएगा? यस, फिगर बहुत बड़ा है, स्टेट और सेंटर दोनों ने मिलकर करना चाहिए। फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लाया, तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है? तो जनता का जो भी आवाज है उसको ऊपर तक पहुंचाना। अभी कभी कभी मेरे बारे में लोग ये कहते हैं कि तुम सरकार तुम्हारी है फिर भी तुम ये बोलते हो। तो मैंने कहा कि मेरी सरकार है इसलिए मैंने बोलना चाहिए। जब मेरी सरकार नहीं होती है तो मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। और मेरा सरकार है इसलिए अगर मैं चुप बैठूंगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? उदाहरण के तौर पर बच्चे चॉकलेट किसके पास मांगते हैं? माँ बाप के पास से मांगेंगे। माँ बाप अगर नहीं देते तो फिर वो रोना शुरू कर देता है। वैसे ही चुना हुआ जनप्रतिनिधि ने अपने सरकार के सामने रोना पड़ेगा, अपने सरकार तक ये आवाज को पहुंचाना पड़ेगा लोगों का। नहीं तो 5 साल पूरे हो जाएंगे, बाद में दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, तब आप चिल्लाना शुरू करोगे तो लाभ तो कुछ होने वाला नहीं है। आप फिर आप मॉरल भी टूट जाते हो। फिर मैंने मेरे मॉरल को कभी टूटने नहीं दिया पहले दिन से, क्योंकि कॉर्पोरेशन में 15 साल हम अलायंस में थे, उसके बावजूद भी मैं पार्टी का लाइन था और मैं पूरा हमारी सरकार कॉर्पोरेशन में होने के बाद में, अलायंस की सरकार होने के बाद में भी मैं खुलकर बोलता रहा। शिवसेना के मेयर ने भी मुझे कभी बोलने से रोका नहीं, क्योंकि वो भी मेरे स्तर से आए हुए लोग थे। वो बोल रहा था मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन ये बोल रहा है, इसको तो बोलने दो। तो एक मेरा जो जनता के आवाज को उठाने का जो परंपरा रहा वो पहले दिन से ही कंटिन्यू रहा। मैं विधानसभा में गया तभी भी बोला, मैं लोकसभा में गया तो भी लोगों की आवाज उठाया, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। नथिंग, मुझे आज उसकी संतुष्टि है कि मैंने आवाज तो उठाया। अगर मैं आवाज उठाए भी अगर आज मैं घर पे बैठ जाता तो मुझे अफसोस होता था, मुझे भगवान ने मौका दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। आज मैं 10 साल का पूरा रिकॉर्ड किसको भी दे सकता हूँ। देखो ये मुद्दे पे मैंने काम किया, पार्लियामेंट में आवाज उठाया, पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाया, मैंने जनता के सारे आवाजों को उठाने का काम किया, पहुंचाने तक काम किया। आज मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि मैं आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ। राइट सर, ये आपने बोला तो मतलब अगेन आप अगर आवाज उठा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे मतलब आप कितने एक पोर्शन तक, जैसे मैं उदाहरण के नाम से जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला ये ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर जी की जो अपनी मेडिकल से जो आयोजना ये की है, जिस मैं जनरल लेवल बॉम्बे लेवल या महाराष्ट्र लेवल पे बोलता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बीएमसी कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर कर ले, जैसे आपने बोले बहुत सारे मुद्दे हैं, राइट? अभी आज के तारीख में लाइक जो भी आज बॉम्बे में निकलता है, सड़कों का हालत, इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जैसे आपने बोला कि सड़कें बड़ी हो जाएगी, आगे हो जाएगी, ये सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मतलब मैं भी बॉर्न एंड ब्रॉट बॉम्बे से हूँ, इतने सालों में मतलब जितना मैं देख रहा हूँ वो तो वर्स्ट ही होते जा रहा है। तो आप मतलब उठा के भी आवाज़, मतलब कितनी आवाज़ कहाँ तक जा रही है और कुछ हो पा रहा है, वो कैसे हम
मेजर कर सकते मैं हैं? आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ये किसी ने बताने का कभी प्रयास नहीं किया। देखिए, हमारे घर में भी माँ बाप के पास हम ये दो वो दो वो दो ये मांगते हैं, लेकिन माँ बाप जब हमको बोलते हैं कि बेटा नहीं है हमारा तो इतना तनख्वाह है, इसमें घर चलाना, फिर हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे सरकार भी आए हुए टैक्स से ही सरकार चलता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का 60+1 रुपया आप जमा करते तो 60 पैसा पगार और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे में चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का 61-62 है, कॉर्पोरेशन का थोड़ा ज्यादा है, 65% तक है। 1 रुपया आप टैक्स कलेक्ट करते हो तो 65% पगार देने में ये सारी चीजों में चला जाता है। बचता है कितना है? 35%। 35% में पूरा मुंबई शहर का डेवलपमेंट का काम करना, उसमें भ्रष्टाचार ने अपना जगह बनाया है। बचे हुए पैसे से काम करना है। अब लोग बोलते हैं कि 50, अभी समझो 59,000 करोड़ का रेवेन्यू आ गया, इतना पैसा कहाँ जाता है? अब इसमें से आप 60% निकाल दो, 50,000 करोड़ रुपए अगर आता है तो 6 फायदा 30, 30,000 करोड़ तो पगार बांटने में चला गया। बचे हुए 20,000 करोड़ में मुंबई शहर का डेवलपमेंट आपको करना है। तो मुंबई शहर बहुत बड़ा है, 478 किलोमीटर इज सराउंडेड, कितना बड़ा मुंबई शहर है। तो भ्रष्टाचार जिसको थोड़े बाजू में रख कर प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो इतने पैसे में ये सब कुछ करना है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट को है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वापस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्ज लेकर देश को और स्टेट को चला रहे हैं। वैसे कॉर्पोरेशन के पास वो सुविधा नहीं है। कॉर्पोरेशन को जो टैक्स आता है उसमें से ही आपको करना है। ये जो इन दिनों में देखिए, आप चिल्लाते रहे, मीडिया वाले ने दिखाया रास्ते में खड्डे पड़ते, नगर सेवकों ने इतना साल चिल्लाया कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन के बाहर। अब कॉर्पोरेशन के पास जो पैसा था, ये आपकी जानकारी के लिए, डेवलपमेंट फंड का जो पैसा था उसमें से एक पोर्शन बिल्डर लोग को रिटर्न देने का था। बीसी से बिल्डिंग कंप्लीट करके सर्टिफिकेट आ जाए, किसी बिल्डर ने पूरा किया नहीं, वो पैसे लिए नहीं, वो पैसे का एक हेड हम लोगों ने बनाकर अलग रखा था जो बैंक में जमा करते गए। वो जमा बैंक में रखा हुआ पैसा इंटरेस्ट से बढ़कर इतना हो गया। ओके, अब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आ गई। एकनाथ शिंदे जी जो कॉर्पोरेटर से नीचे आए थे, उन्होंने बोला कमिश्नर को ये पैसा खर्चा कर दो, तो कमिश्नर साहब को तो लॉटरी लग गया, जैकपॉट, हजारों करोड़ का काम निकालना, टेंडर निकालना, ये वो सब करके कर दिया। तो छोड़ दो, इसमें थोड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, लेकिन सीसी रोड तो बन गया। 10-20-25 साल तो लोग सुखी हो गए ना। हाँ, मतलब यस, इन अ वे यस एंड नो सर। तो अभी वो पैसा बढ़ कर तो बढ़ नहीं वाला था, उसको कोई ना कोई तो एक दिन आके खत्म करने वाला था। तो अभी एक सीसी रोड हो रहा है, आने वाले दिनों में बचे हुए रोड भी हो जाएंगे। पहले के लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, ऐसा नहीं है। आई एम द विटनेस इन द कॉर्पोरेशन। 96 में पहली बार बीजेपी शिवसेना का मेयर आया। 96 में 8 करोड़ रुपीस का डेफिसिट में चल रहा था। आज हम सरप्लस में आ गए कॉर्पोरेशन में। उन दिन में डेफिसिट ही था तो कहां से खर्चा करेंगे, खर्चा ही नहीं कर पाते थे। आज कॉर्पोरेशन सरप्लस बजट हम प्रस्तुत करते हैं मुंबई शहर के लिए। अभी हमारे पास पैसा ज्यादा है क्योंकि टैक्सेस सारे इतने आ गए और काम कम होते गए। और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज इतना पैसा होने के बाद में भी आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन या महानगर पालिका के हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। मैं उसका भी विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन में मशीन परचेस करो, बिल्डिंग बांधो और ऑफिसरों को पगार स्टाफ का देना चाहिए, इसमें ही चला जाता है। और कोई भी आपको निर्णय लेना है तो उसमें बहुत नीचे से ऊपर तक समय जाता है, पैसा वेस्ट होता है। प्राइवेट में तो आज सोचा, कल मीटिंग लिया, परसों इंप्लीमेंट कर दिया, लोगों को सुविधा मिलना प्रारंभ होता है। लेकिन कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों को डिस्टर्ब ना करते हुए, भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें कोई कमी ना करते हुए अच्छा हो सकता है, तो लोग कॉर्पोरेशन ने ये भी करना चाहिए। क्योंकि मैं प्राइवेटाइजेशन का टोटली विरोधक नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सुधारा करना है तो आई एम नॉट ए यूनियन लीडर। मैं पब्लिक को अगर सुविधा देना है, आज मैं पोइसा जिमखाना और वीर सावरकर चला रहा हूँ, 2-2 रुपया लोगों के पास एंट्री फी हम ले रहे, इतना अच्छा सुविधा हमने दिया है, तो पीपल आर रेडी टू पे। लेकिन आप सुविधा उनको दे दो, आप सिर्फ पैसा ही बनाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं, ये सर आपने बरोबर बोला, बिकॉज मैं भी वही बेसिकली बोलने की ट्राई कर रहा था और मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। बिकॉज सी एज ए यंगस्टर, मतलब या इवन जनरल आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या सोचता है कि ठीक है, आज अलग टैक्स ब्रैकेट हो गए, कोई 10% दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% दे रहा है। और उतना देने के बाद भी मतलब आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आज भी अपने को मिल रही है बॉम्बे में, मेरे हिसाब से लोग काफी हता है उसको लेके, मतलब काफी खटा
हताश भी है बिकॉज जैसे बीएमसी का भी मैं देख रहा था तो 76,000 करोड़ का बजट है, जैसे आपने बोला कि 60% उसमें से निकल जाता है, बट इवन आफ्टर दैट मतलब इतना दे स्टिल आई फील साइजेबल बजट जिससे काफी कुछ काम हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद दिखता नहीं है शायद। एक और आपने एक बोला तो मुझे इस पे एक सवाल पूछना था आपको, जैसे आपने बोला ये डेवलपमेंट हो रहा है तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये अपने अल्ट्रा हाईवे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं बहुत सारे, विच इज ग्रेट बिकॉज कनेक्टिविटी अपनी ग्रेट हो रही है, बट लोकल लेवल पे जो आपके जैसे भी आपके यहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी है, जैसे आप थोड़ा सा अंधेरी सोबो टाइप जाना शुरू बहुत मतलब वो ड्यू कॉल दिक्कतें आती हैं और तो मतलब उससे इतना सारा ये बनाने से अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद सरकार इज मच बेटर डूइंग स्टफ मोर एट द लोकल लेवल, बिकॉज हर रोज की जो ट्रैवल जो कर रही है वो जनता एक्चुअली उधर ट्रैवल कर रही है, नॉट ऑन द हाईवे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये जो फर्स्ट फेज का काम शुरू हुआ है, आप बॉम्बे से निकलोगे जी तो आप बैंड्रा तक 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हो। ये कोस्टल रोड को अभी एक्सटेंड करेंगे, बोरेली आप आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, विरार आप 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। आज आपको सिर्फ बोरेली से चर्चगेट जाने के लिए 2.5 घंटा मिनिमम लगता है। फ्यूल कितना जाता है और समय आपका बर्बाद हो जाता है। समय के साथ साथ में आप बॉम्बे जाने और आने में 5 घंटे में आपका पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। आप काम क्या करोगे? आप थक कर चले जाते हो ऑफिस में, आपका एफिशिएंसी उतना नहीं हो, यू कांट डिलीवर what productivity what your boss is expecting or what you have decided to deliver. You can't do that because ये ट्रैफिक में अपना पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है। ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये कोस्टल रोड का काम होने के बाद में मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कह दिया था एक समय आ जाएगा लोग मुंबई शहर को देखने के लिए आएंगे। ये मैं बहुत आई एम ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइजर, उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एसआरए के नियम हम लोगों ने बनाकर ये सारी झोपड़पट्टी खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी। आज ये झोपड़पट्टी में हमको मल्टी करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन मिलकर डाल रहे हैं। ये पैसा जो डंप हो रहा है ये बच जाएगा और इनके पास से टैक्सेस आना प्रारंभ होगा। मैंने थोड़ा है लेकिन आना शुरू हो जाएगा, एक लुक अच्छा हो जाएगा। ओके, लुक अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग ईज हो जाए, एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मुंबई शहर को देखने के लिए आएंगे लोग, ये मेरा भविष्यवाणी है, ये मेरा भविष्यवाणी है। इतना अच्छा सब प्लानिंग हो रहा है लेकिन लोगों ने थोड़ा, कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल में बहुत चेंज आपको मुंबई शहर में दिखाई देगा। विद इन 10 ईयर्स बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव। सर डेफिनेटली लाइक थोड़े जो केसेस में आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत फास्ट काम हो रहा है। जैसे कोस्टल रोड जैसे बोला आपने, यहाँ से अपना वर्सोवा से जो सीलिंग से भी जो यहाँ कनेक्ट होने वाला है डेफिनेटली वो। सर मुझे आपसे ये भी पूछना था कि ये बीएमसी का इलेक्शन जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफकोर्स इतने सालों से एक नेचुरली एक पार्टी चलते आ रही है और फिर ऑफकोर्स बीजेपी को भी उसमें जाना है, तो क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है दर्शकों के? देखिए बीएमसी का इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि मैं आपको एक बताऊं तो जैसे स्कूल में आप जाते हो तो नर्सरी से बच्चों का जीवन प्रारंभ होता है, वैसे एक पॉलिटिशियन का जीवन भी कॉर्पोरेशन से प्रारंभ होता है। आज मैं इतना एक्सपर्ट जो भी आज मैं हूँ, आई एम नॉट सेलिंग दैट आई एम एक्सपर्ट, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज मैं कॉर्पोरेशन किया 15 साल, एमएलए करके किया और उसके बाद में एमपी हुआ, तो मैं ऑलराउंडर हो गया। मुझे सारी बातें पता चली और आज भी मैं जब काम करता हूँ तो लोग सारे प्रॉब्लम्स कॉर्पोरेशन के लेके आते हैं। बच्चों को एडमिशन जो तो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, म्यूनसिपल जो भी स्कूल में है, बीमार गिरता है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी चाहिए तो सब कॉर्पोरेशन से रिलेटेड विषय है। इसलिए कॉर्पोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी और उस शहर के लिए भी। क्योंकि आपका पूरा जो लाइफ का जो भी आपको फ्रूट पाना है वो कॉर्पोरेशन ही आपको देगी। सुविधा नहीं देते तो आप परेशान हो, टैक्सेस अगर ज्यादा होगा तो वापस आप परेशान हो। तो कॉर्पोरेशन के ऊपर हमारा पूरा जो ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंडेंट है। ऐसा मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। थोड़े में आप समझ सकते हैं। नहीं आपने आई थिंक अच्छी तरह समझा है। आप घर से निकलकर आपके घर के सामने एक गार्डन प्लेग्राउंड है तो आपके बच्चे खेलेंगे, सीनियर लोग आके बैठेंगे, तो सारा ये कॉर्पोरेशन से रिलेटेड आपका जीवन है। अंडरस्टूड, राइट। सर ये आपने बोला थोड़े टाइम पहले कि आपके इतने ये लंबे करियर में आपने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। सो क्या चीजें होती है मतलब जो आपको एक्चुअली ऐसे डीमोटिवेट कर सकती हैं कोई एक कार्यकर्ता को या कोई एक पॉलिटिशियन को जो पब्लिक सर्वेंट है, और कैसे आप उसमें से बेसिकली आपने अभी तक इतना अपने आप को मोटिवेट रखा है?
मेरे दिमाग में आज भी मैं क्या था ये है। हाँ, ओके ओके, ग्रास रूट्स। हाँ, और मेरे दिमाग में ये कभी भी नहीं आया कि आप क्या हो और मुझे क्या बनना है, वो मेरा काम ही नहीं रहा है। मैं क्या था और मुझे भगवान ने या तो जिन लोगों ने भी जो जवाबदारी दी है उसको मुझे फुलफिल करना है, तो मैं करता गया। और मैं ये भी बताऊं कि मैं जो घर से आया था तो मेरी लाइफस्टाइल, मुझे मेरे घर के लोगों ने भी उसमें मुझे सहयोग दिया। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से या घर के लोगों से, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आप उसको अचीव करने जाओगे। वो आप अचीव करने जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये जो काम आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप एक बार बड़े लोगों के जोन में चले जाते हो तो फिर आपका फिर छोटे लोगों के साथ में कनेक्टिविटी टूट जाता है। तो मैंने इन सारे चीज़ों को मेंटेन रखा, और मेरा एक स्वभाव ये भी रहा कि मैं बड़े लोगों के साथ में भी कनेक्ट रहा। मैंने बड़े लोगों के बारे में भी उठाया आवाज़, मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाया। मेरा एकदम क्लियर कट सोच है। गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया, मतलब फॉरेनर लोगों को कहते हैं कि आप आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। तो मेरे देश में अगर कोई टाटा और बिरला बड़ा होगा तो मुझे क्यों दुख होना चाहिए? मेरे देश में अडानी और अंबानी जी अगर बड़े होते तो मुझे क्यों दुख होना चाहिए? मेरा देश का आदमी पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। टाटा मेरे देश में बड़े हो गए, 33% टैक्स तो दिया उन्होंने, 67% में से भी पूरा पब्लिक को उसने दे दिया। तो कोई फॉरेनर नहीं दे रहा है ना। तो हमारे देश के जो भी बिजनेसमैन है उसके पीछे भी हम लोगों ने खड़ा होना चाहिए। मेरा बहुत क्लियर कट है। वो गलत करता है तो उसको पकड़ो, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी करो। साहब 10 में से 1-2 गलत करते होंगे, 8 तो अच्छा करते हैं, तो अब 8 का तो जो रिस्पेक्ट देना है वो तो दे दो उसको। तो ये लोग सारे और हमारे देश को आगे लाने का काम करेंगे। तो ये मैंने अपने जीवन में मेंटेन किया। मैं कभी भी बड़े लोगों को गाली नहीं दिया, मैं छोटे लोगों का सेवा करता रहा। और ये मेरा मानना है, आज भी हमारे देश में 50% गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है हमारा देश, और 50% हमारे देश को आज भी चलाने वाले बड़े लोग ही है। बड़े लोग है, बड़े लोग है। मतलब उदाहरण मैं आपको दे दूं तो साई बाबा नगर में मैंने एक स्टॉल लेक को बिठाया के दिया था, ब्लाइंड आदमी था। तो बिल्डिंग डेवलप हो गया, और शॉर्ट में बताता हूँ, वो लेडी मेरे पास आया, साहब हमारा बिल्डिंग डेवलप हो गया, सामने का रोड भी अच्छा हो गया, सब हो गया, बोले टेलीफोन वालों को आप निकाल दो तो मेरा बिल्डिंग का वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम था कि उसका बच्ची का शादी होने वाला था। मतलब बहन जी रुको, 3 महीना इसका बच्ची का शादी हो जाने दो, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो ये मैंने कहते ही, और ब्लाइंड आदमी अपने बच्चे का शादी कर रहा है, वो मुझे पूछे कि कहाँ रहता है। मैंने कहा कि साई बाबा गार्डन के पीछे रहता है। ये लेडी उसको देखने के लिए गई वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद में उसको पता चला कि दूसरी बच्ची 8वीं में पढ़ रही है। वो लेडी एकदम शॉक हो गई, एक ब्लाइंड आदमी टेलीफोन का बूथ चलाकर 2 बच्चियों को पढ़ाकर शादी कर रहा है। सर यू विल नॉट बिलीव मी, वो 3 दिन के बाद मेरे पास घर पर ऑफिस में आई, मेरे हाथ में 10,000 रुपये का बंडल रखा उसने, मुझे बोलता कि मेरे तरफ से वो ब्लाइंड आदमी को देता उसके बच्चे के शादी के लिए। दिस इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्री पीपल सर। इसलिए 50% तो हमारे देश के लोग चाहते हैं। एक बच्ची के शादी में गया मैं, तो उसको मैंने पूछा कैसा आपने सब व्यवस्था किया, उसका हस्बैंड नहीं था, कोई भाई भी कोई नहीं था। उसने बोला साहब थोड़ा जमा करके रखा था और थोड़ा सेठानी के पास मांगा, सेठ के पास जो घर काम करती थी। तो जितना मांगा उसने सेठ ने दिया, क्योंकि सेठ तो थोड़ा कंट्रोल करता है। सेठ उतना दयालु नहीं होता जितनी सेठानी होती है। तो बोला सेठ ने इतने दिया, सेठानी को लगा ये कम हुआ, तो सेठानी ने अलग से दे दिया। तो एक बच्ची के शादी में सेठ और सेठानी का भी योगदान होता है, तब ये संसार चलता है सब। यानी ये पीपल कनेक्शन अपने 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सब। आज दवा के इलाज में बड़े लोग पैसा मदद करते हैं, बच्चों को फी के लिए मदद करते हैं, एनजीओ के माध्यम से कितने सारे इंस्टीट्यूशन देश में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे सारे लोगों को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, ये मैं कहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो जमात के लोग हैं उनको जितना मिलना चाहिए रिस्पेक्ट, उससे ज़्यादा मिल रहा है। मैंने ये नहीं कहूँगा, अच्छा काम करने वाले को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन गड़बड़ घोटाले करने वाले के बारे में कोई बोलते ही नहीं। राइट, बोलते ही नहीं। बट सर ये आप गड़बड़ घोटाले की जैसे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी ऑफ कोर्स काफ़ी जो यूपीए है, एनडीए भी है, तो यूपीए का पहले तो काफ़ी सारे घोटाले हमको काफ़ी पता है। 10-12 साल हो गया, अभी अपना 3rd टर्म चल रहा है, जो एनडीए का भी जो आ रहा है, जो चल रहा है, आई मीन टू से थोड़े थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े और कंट्रोवर्सीज उनके भी आना शुरू हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब व्हाट डू यू कॉल, थोड़ा उनके वो उस हिसाब से प्रेशर कभी काफ़ी है, ज़्यादा उसके ऊपर खुदाई ज़्यादा हो रही है काम से ज़्यादा? मैं ये कहूँगा कि देखिए जो आदमी ज़्यादा काम करता है तो स्वाभाविक उसके बारे में बोलेंगे ही। आप साइलेंट रहो तो आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहेंगे। आज जब जैसे मैं
30 दिन काम करता हूँ, पूरा दिन भर काम करता हूँ, तो मेरे बारे में भी 4 लोग कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा काम करवाता हूँ। एक नेता आता है सैटरडे संडे, वो कार्यकर्ता भी सुखी होते हैं। वैसा समाज भी है। तो समाज भी, आप लंबे समय से काम करते हो, लोगों के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और मैं नहीं कहूँगा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों पढ़ लिख कर तैयार हो गए। हमारे समय पे हमने चला लिया, मेरा बच्चा उससे आगे गया, अब उसका बच्चा उसके आगे जा रहा है, क्योंकि आज वो पूरे घर पे बैठकर फॉरेन देख रहा है, टीवी के माध्यम से सब कुछ वो देख रहा है। एजुकेशन ने उसको सिखा दिया कि तुम्हारा लाइफ क्या है करके, जो हमारे ज़माने में नहीं था। मेरे माँ बाप के ज़माने में और भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भी है, इसलिए टोटली पॉलिटिशियन और जो देश को चलाते हैं उनके ऊपर डालकर चलेगा नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश का 140 करोड़ की लोक संख्या और उसके सारे हालात, हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन लोगों के अपेक्षा के मुताबिक हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि लोगों की अपेक्षा हमारे जो हमने किया उसके आगे चला गया है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गया है, और ये उनका भी दोष नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार कर रहे हैं, और वो तैयार होने के बाद में उसको जो जॉब मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिलता नहीं है, और आज 10 में से 6 लोग विदेश में जा रहे हैं। हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में एक बात ये भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में जब होती है, हम हो या दूसरे हो, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अगर लेते तो उसके बारे में आंदोलन होकर उसको बंद कर देते हैं। तो ये बच्चे खेती करने का बोलते हैं, उसमें इनकम नहीं है, पढ़ा लिखा कर उसको आपने बड़ा बना दिया, इंजीनियर बना दिया। एक जमाने में इंजीनियर बनते थे, आज इंजीनियर कोई बनते नहीं है, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रहा है। डेवलपमेंट होगा तो इंजीनियर को काम मिलेगा। राइट। तो ये चीज़ को भी आने वाले दिनों में किसी ने एड्रेस करना चाहिए, और एड्रेस करने वाले ने, मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद में 5 साल में ठोक पीट के पूरा कर दो। मेरा मैं ये नहीं कर, दूसरा करे। 5 साल में जो गलत है उसको सब ठीक ठाक करके पूरा करो। पब्लिक अगर चुनकर देती है तो वापस सत्ता में आ जाओ, नहीं तो विपक्ष में रहकर भी ये आपके जो एजेंडा को कंप्लीट करो। भारतीय जनता पार्टी ने 50-70 साल पहले जो भी कश्मीर से लेकर राम मंदिर का जो भी मुद्दा एजेंडा लेकर चला, उसको हमने पूरा किया कि नहीं? पूरा किया ना हमने। तो सत्ता आता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मेरे 33 इयर्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी आकर बोले गोपाल शेट्टी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने नहीं किया। सर ये डेवलपमेंट वाइज ऑल्सो जो आप बोल रहे, जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और काम करना चाहिए, बट महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे एज अ स्टेट, देन काफ़ी लास्ट एटलीस्ट 10 सालों में तो एटलीस्ट काफ़ी शिफ्ट होते जा रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो वो गवर्नेंस के वजह से अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना बुलेट ट्रेन का जो था अहमदाबाद से बॉम्बे है, तो पहले जब भी ऑफकोर्स बीजेपी सत्ता में थी तभी काफ़ी फास्ट काम चला। जैसे ही फिर बाद में सत्ता पलट गई तो गवर्नेंस की वजह से फिर बाद में क्लियरेंस नहीं आए, अब वापस से वो काम फास्ट ट्रैक हो गया। तो वैसे काफ़ी वो सीट का यहाँ वहाँ हो रहा है, तो उसके वजह से गवर्नेंस बहुत इशू हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है वो सही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चुनाव में आप मुझे गाली दे दो, मैं आपको गाली दे दूंगा, आप मेरा खामी निकालो, मैं आपका निकालूंगा। एक बार चुनाव जीत गया तो फिर जीते हुए व्यक्ति को, हम देश का ये विकास करने वाले, उसको एकदम फुल सपोर्ट करना चाहिए। आप एक टाइम नक्की कर लो, 4 साल हम कुछ नहीं करेंगे, 5वां साल में आपकी जो भी खामियां हम बाहर लेके आएंगे, पब्लिक के सामने जाएंगे, पब्लिक ने हमको वोट दिया तो हम करेंगे, नहीं तो तुम करो। ये एटीट्यूड पे हमको जाना पड़ेगा, तो हम देश को डबल स्पीड में लेके जाएंगे। देश आगे नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं, देश बढ़ेगा ही। कांग्रेस ने 65 साल में जितना विकास किया उससे डबल विकास मोदी जी ने 10 साल में किया, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लोगों को लगता है नहीं इनका भला हो गया, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ है। तो उसमें समय लगेगा, लेकिन ये सारे लोग मिलकर करेंगे तो जो मोदी जी ने 10 साल में किया वो 5 साल में कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो 40 साल में हमको जो पहुंचना है वो हम 20 साल में पहुंच पाएंगे। तो एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ऐसा वो समझ, आई थिंक ऑपोजिशन को भी होनी चाहिए, ऑपोजिशन को भी होनी चाहिए, ऑपोजिशन को होनी चाहिए। सो ये 2024 की थोड़ी बात करते हैं, बिकॉज आप एक्चुअली इतना बोल रहे हो तो मतलब कितना मोटिवेशन आपका है वो एक्चुअली दिखाई देता है। तो 2024 में ऑफकोर्स 2 साल ऑलरेडी आप 2 इलेक्शन ऑलरेडी जीत गए थे यहाँ से, ये कॉन्स्टिट्यूंसी से, एंड देन सडनली आपको बोला गया कि अभी ये टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ऑनेस्टली मुझे बताइए कैसा लगा आपको? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं अभी आपको बता दूंगा आगे उसका। इसलिए कि मैं पहले से ही 19 में मैंने मैं नाम लेके बता रहा हूँ ना, देवेंद्र फडणवीस जी को कहा था कि मुझे छोड़ दो इसमें से। 24 में मैं चुनाव आने के पहले ही लोगों को, नड्डा जी ने मुझे कहा कि आप तो इच्छुक नहीं है ज़्यादा लड़ने के लिए, तो हम ऐसा ऐसा कर रहे। तो मैंने कह दिया यस ओके, अगर मैं कहता था कि नहीं मुझे लड़ना ही है तो मुझे वो वापस
कंसिडर कर सकते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी हमारे मोदी जी एक बार तय करते हैं तो उसमें फिर चेंजेस होता नहीं है, लेकिन मैंने उसकी अपेक्षा ही नहीं की, इसलिए जैसे डिक्लेयर पीयूष जी का डिक्लेयर हो तो मैंने शाम को डिक्लेयर कर दिया और मेरे ऊपर कोई भी डाउट ना हो, इसलिए मैं अपने चुनाव में जितना मेहनत करता था उससे ज़्यादा मेहनत पीयूष जी के चुनाव में किया मैंने इसलिए। लेकिन जब विधानसभा का जब वापस आ गया तब भी मुझे मलाड लड़ने के लिए कहा गया था कि आप मलाड लड़ो, लेकिन मलाड में मेरे पार्टी के 7-8 कैंडिडेट इच्छुक थे। अगर मैं लड़ता तो ये 8 मेरे नाम से चिल्लाते थे, ये देखो ये 7 बार चुनाव लड़े और फिर वापस एमएलए एमपी छोड़कर यहाँ पर आ गए। तो वन शुड मेंटेन अपना जो एक लेवल है उसको मेंटेन करना चाहिए, मेरे जीवन में हमेशा सीखा है, इसलिए मैंने मलाड भी नहीं कहा। लेकिन बोरेली का जब टिकट वापस चेंज हो गया और फिर लोग जो उम्मीदवार बाहर से आकर चुनाव लड़ते तो उनको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन गोपाल शेट्टी से पूछे बगैर थोड़ा पार्टी करती है। तो ये मुझे दिखाने के लिए मुझे रिएक्ट होना पड़ा और मैं रिएक्ट हो गया और फिर मैं चुनाव तो मैं लड़ता तो जीत जाता था, ये तो पार्टी के लोग कह रहे तो मैंने कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर मैं ये बात अभी मैं बताता हूँ, मैंने सोचा कि मैं किसके साथ में लड़ रहा हूँ। आज गोपाल शेट्टी चुनाव लड़कर जीतेगा, लेकिन इस हालात तक मुझे पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कोई पीएचडी करके तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ ना, मैं मेरा ब्रेन के हिसाब से चुनाव नहीं जीतता हूँ। तो यही पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और ये पार्टी के सामने मैं अगर लड़कर जीत भी जाता हूँ तो जो एक ग्रेस है वो खत्म हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में से अगर ये निकाल दो तो बहुत कुछ बचता नहीं है। चुनाव लड़ना जीतना, और ऐसे चुनाव लड़के आपको करना क्या है? मेरे तरफ अगर मैं बात करूँ, मैं प्रतिष्ठा के लिए चुनाव नहीं लड़ा, मैं पैसे बनाने के लिए नहीं लड़ा, तो मैं बिगर पद के भी काम कर सकता हूँ और मैं आज कर रहा हूँ 15 महीने में। आप मार्केट में से पता कर लो, आज भी मेरा ग्राफ वही है और आज कोई भी काम पब्लिक रिलेटेड है तो उसको मैं सक्सेस करता हूँ। नहीं सर, वो तो बाहर इतनी लाइन है, उससे हाँ, समझ में आता है आप कितना काम करते हैं। ये तो शाम को आप आए, सवेरे आएंगे तो आप देखेंगे कितने लोग आते हैं। राइट। नहीं तो मतलब आप ये जो उदाहरण के लिए बोल रहे, बेसिकली आपका जो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन था फिर आपने विड्रॉ किया, उसके बारे में बेसिकली आपने उदाहरण दिया। पर तभी ये जब हुआ था तभी आपकी पार्टी लीडरशिप से या कुछ व्हाटएवर बात हुई तो उन्होंने कुछ आपको बोला कि नहीं ये नहीं, हमारे हिसाब से आप प्लीज ऐसा मत करिए, कुछ ऐसा? नहीं, स्वाभाविक है, पार्टी तो कहेगी ना। राइट। पार्टी ने कहा भी और बहुत कुछ बातें भी हुई, लेकिन वो सब अभी उजागर करना तो फिर मैं उसी के लिए काम करता हूँ, ऐसा हो जाएगा। राइट। मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ का डिमांड कभी नहीं किया, जो मुझे पार्टी ने बगैर मांगे दिया उसको मैंने पब्लिक के लिए रिटर्न कर दिया। और मेरे लिए कुछ दो ये मांग कर क्यों, मेरे लिए अगर कुछ करना है तो मैं बिजनेस करूंगा आने वाले दिनों में बच्चों के लिए, और ये मैंने डिक्लेयर किया। अभी आप शॉक हो जाएंगे इस बात को सुनकर। मैंने कहा कि मैं बिजनेस करूंगा और उसमें से जो पैसा कमाऊंगा उसमें से भी एक भाग में पब्लिक में दे दूंगा। ये मैंने क्यों कहा? जो 200 फुट में गोपाल शेट्टी जहाँ से खड़ा हुआ उसको आज पगार मिल कर कितना मिलेगा? अपर लिमिट की अगर बात करूँ, 1-2 लाख से ज़्यादा उसकी हैसियत और कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैं जो आने वाले दिनों में व्यवसाय करके कमाऊंगा तो इसके पीछे पब्लिक ने जो मुझे बनाया है और पार्टी ने जो मुझे मौका दिया उसका भी एक अंग होने वाला है। तो वो मेरा उसके ऊपर अधिकार नहीं हो, दैट आई शुड गिव बैक टू द पब्लिक। ये मैंने सोच के रखा है और कभी आप इंटरव्यू करिए 1-2 साल के बाद में मैंने कितना दिया है वो भी बता दूंगा, मैं दे दूंगा। देखिए, मैं जब चेंज की अपेक्षा करता हूँ और लोगों से तो चेंज कैसा होता है मैं अपने आप से करके दिखा दूंगा। उदाहरण देना। यस, अपने आप से करके दिखा दूंगा मैं। राइट। सो ये लॉट ऑफ टाइम्स जनरल सोबो वर्सेस अपनी ये सबर्ब्स जैसे बोलते हैं, तो उसमें काफी टाइम वुड यू कॉल, पहले ओरिजिनल बोलते हैं कि मुंबई वाले वही साइड थे, मुंबई पहले वो साइड थी, बट आई थिंक इन द लास्ट 10-15 साल में जिस हिसाब से ये आपकी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंसी या इनमें सबर्ब्स भी ले लूं, तो उसका मुंबई को बनाने में आज मुंबई जो है उसका आपके हिसाब से क्या योगदान है? देखिए, पूरे टोटलिटी में अगर आप मुंबई को देखेंगे तो सबका योगदान है। मुंबई शहर डेवलप हुआ तो उसका एक कारण था, सबब बाद में डेवलप हुआ, एक्सटेंडेड हो गया, बोरेली हो गया, फिर अभी भाईंदर तक गए हम, वसई और विरार, अभी उसके आगे पालघर चले जाएंगे। ये इस तरह से ही सब बढ़ता रहता है। योगदान की अगर आप बात करेंगे तो मुंबई में मान लो कि पैसे वाले लोग थे, वो इंडस्ट्री है वो सब चला देते, लेबर क्लास सब वेस्टर्न सबब में था, तो ये सारे लोग जाकर हाथ बटाने लग गए, काम करने लग गए, उन्होंने पैसा कमाया, इंडस्ट्री को एक्सपांड किया और लोगों को जॉब दिया,
टैक्सेस आ गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने वो टैक्सेस में से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया, तो इट इज़ ए जॉइंट वेंचर, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर। आज मैं मुंबई शहर में मैं जब झोपड़पट्टी की बात करता हूँ, लोगों को लगता है क्या है पॉलिटिशियन लोग झोपड़पट्टी लेकर करते हैं। आज आपके यूनिट में जो लोग काम करते हैं उनको आप पूछिए तो कहाँ से, 2 बेडरूम 3 बेडरूम से थोड़े आते हैं, वो वहाँ से ही आते हैं। आपका ड्राइवर को पूछो कहाँ रहता है, वहाँ से आता है। आपके घर में जो भाजी बनती है, सब्जी बनती है, वो कहाँ से लाती है भाभी? रोड पर ये सवेरे 5 बजे उठकर वासी के मार्केट में से भाजी लाता है, रोड पर बैठकर बेचता है, हमारे घर में भाजियाँ बनती है। जॉइंट वेंचर है, तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमको सारे टोटलिटी में सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप पैसे वाले घर में पैदा हो गए, आपका काम है इंडस्ट्री चलाना, लोगों को ध्यान देना। मैं गरीब घर के पैदा हो गया, मेरा काम है उस फैक्ट्री में जाकर काम करना, लेकिन मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए, आपका जो सम्मान है वो आपको मिलना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा देश जितना प्रोग्रेस करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा नहीं सर। आप सही कह रहे हैं सर, बिकॉज रिच जैसे बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये डिवाइड जो है एक्चुअली वो देखने मिलता है, मतलब काफी कोई एंगल में डेफिनेटली देखने मिलता है। आज जो मोदी जी ने या तो भागवत जी ने जो कहा उसको मैं अभी बहुत बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मैं परसों ये कफ सिरप मुझे लाना था तो मैंने मेरे ड्राइवर को 100 रुपये दिया। मुझे लगा कि 100 में से भी वापस आ जाएगा क्योंकि इतनी छोटी बॉटल है। वो देखने लग गया क्योंकि उसको प्राइस मालूम है, उसने परचेज किया होगा खुद। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो बोलते साहब ये 140 रुपये का आता है, तो मुझे वापस 140 देना पड़ा। तो 140 देने के बाद मैंने सोचा कि फिर सामान्य आदमी बेचारा कितना परेशान होता होगा। राइट। महंगाई है ना, देश प्रोग्रेस कर रहा है, सब बराबर है अपनी जगह पे, लेकिन जो छोटा आदमी है उसका जीवन में तो अगर एक दवाई के लिए इतना पैसा कॉस्टली हो गया है तो आज बड़े लोग तो 200 का नोट देने के बाद में 60 रुपये हो सकता है वापस भी नहीं लेते होंगे, लेकिन उस छोटा आदमी को तो 140 रुपया जेब में से निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा हमने मैकेनिज्म होना चाहिए कहीं ना कहीं, और ये सरकार तक बात पहुंचनी भी चाहिए और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वो अगर टिका नहीं तो आपकी इंडस्ट्री चलाएगा कौन? रोबोट तो कब आएगा सब देखेंगे तब, लेकिन जब तक तो यही सिस्टम को चलाना पड़ेगा। अच्छा, रोबोट आने के बाद में भी एक सामान्य आदमी का जीवन जिए उसके लिए व्यवस्था सरकार को ही करनी पड़ेगी ना। राइट। तो ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सर आपके हिसाब से आपके 3, और आप आई नो आपने काफी काम किया है, पर आपके 3 ऐसे काम जो अभी तक आपने किए जो आपको हमेशा याद रहता है, एंड 3 ही प्लीज पिक कीजिएगा, 1 2 3 ऐसे करके। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मैंने 33 साल में जो किया उसको बाजू में रख देता हूं। मैं अभी 15 महीने में विदाउट एनी पोस्ट जो कर रहा हूं, जैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मुद्दा मैं कॉर्पोरेशन से लेकर लड़ रहा था, आज उसको मैं न्याय दे पाऊंगा, बहुत भला हो जाएगा लोगों का। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम है मेरे जीवन का। मैंने नेशनल पार्क में केतकीपाड़ा का जो फॉरेस्ट लैंड पे टूटे बसे हुए लोगों का घर टूट रहा था, देखिए फॉरेस्ट नहीं था तब से वो स्लम है वहाँ पर, और प्राइवेट लैंड पे थी, सरकार ने उसको एक्वायर कर लिया। कानून ये कहता है कि जो चीज़ आपने एक्वायर किया उनको सारे लोगों को घर आपने देना है। कोई कारण से हम सरकार बना नहीं पाई, और आप जाकर तोड़ फोड़ कर दोगे। आज़ादी के 75 साल के बाद में 150 फुट का दुकान कोई चलाता होगा, बोला कमर्शियल इसलिए बंद कर दो ये, और वो बेचारा 5 किलोमीटर नीचे उतर के बच्चों को चॉकलेट या तो जो भी चीज़ चाहिए वो लेने जाएगा। क्या मजाक है ये? तो मैंने अपने आप को झोंक दिया उसमें, मैंने उसको रोक पाया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। तीसरा मुद्दा जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, शुक्ला कंपाउंड का जो मुद्दा उठा है, आज भी सरकार ने गए साल में कानून बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने, अगर महाराष्ट्र सरकार का जमीन किसी ने कब्जा करके घर बनाया होगा तो 1000 स्क्वायर फीट का घर रेगुलाइज करने का उसका कानून, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक सामान्य आदमी भी 1000 फुट के घर में रह सकता है, क्यों? पैसे वाले लोगों ने 3 बेडरूम में रहना चाहिए, गरीब आदमी को उसका अधिकार है। और ये कानून में सरकार ने 500 फुट का आपको पैसा भरना पड़ेगा, 500 फुट फ्री कर दिया, तो क्या हो एकोमोडेट कर पाएगा वो। अच्छा, लेकिन साहब ये कानून मुंबई शहर के लिए नहीं है। मुंबई शहर का 1962 का जो डेटम लाइन बना, जब कॉर्पोरेशन बन गया, जितने झोपड़े बने थे उसको रिकॉर्ड पर लाया, वो ही प्रोटेक्टेड माना जाता है। लेकिन उसके बाद में स्लम बढ़ता गया तो स्लम एक्ट आ गया। स्लम एक्ट 1976 में आया, 80 तक के लोगों को आपने प्रोटेक्शन दिया, 85 तक के लोगों को आपने दिया, 90 किया, 95 किया, 2000 किया, अभी 2011 हो गया।
लेकिन उस 62 का डेटा लाइन वही है। है। आज भी कोई बिल्डर कोई झोपड़पट्टी का पोर्शन खरीदता है, म्यूनसिपालिटी में जाकर बोलता है इसको कंप्लेंट दे देता है, म्यूनसिपालिटी उसको नोटिस देती है, 62 का प्रूफ लाओ, उसके पास नहीं है, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी बोलता है नथिंग डूइंग, तोड़ दो। ये क्या है, ये मजाक? माफ करिए मैं मजाक इस शब्द का, लेकिन ये मजाक नहीं है क्या? ये मजाक नहीं है। सबको पता है कि 62 का डेटा लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पालक मंत्री आशीष शेलार जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, जिन्होंने तुरंत कमिश्नर को फ़ोन करके कह दिया गोपाल शेट्टी जो कह रहे हैं वो बराबर है। तीनों ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में, फॉरेस्ट लैंड में और 62 के डेटम लाइन में। मैं मेरे पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर कभी भी गया नहीं कोई काम के लिए, मैं अपने ताकत पर सब करता रहा, लेकिन ये 3 काम के लिए गया और ये तीनों काम में मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने पूरा 100% सहयोग दिया। इसलिए फिर एक बार मैं आपके विषय पे जाता हूँ कि आपको तीसरी बार पार्लियामेंट का टिकट क्यों नहीं दिया। मुझे उसका जो भी दुख था वो खत्म हो गया ये 3 विषय पर, क्योंकि मैं MP रहता तो मैं ये नहीं कर पाता था, देखिए भगवान करवाते हैं, क्योंकि मुझे मेरा पोस्ट का भी ख्याल करना पड़ता था। आज मैं एकदम पब्लिक में खुल कर काम करता हूँ, खुल कर बोलता हूँ। ये तीनों पार्टी में जो मेरे पार्टी के नेताओं ने मुझे सहयोग किया, ये मेरे लिए MP के टिकट से बड़ा है। पर सर लोग कहते हैं, ऑल्सो मीडिया में भी रिपोर्ट्स आती है कि इसमें और भी कोई रीजंस हैं, इसी वजह से। बताइए ना आप, बताइए ना क्या रीजन है। बट ऐसे बिकॉज ऑफ कोर्स बोलने वाले तो ऐसा बोलते हैं, बट वेलिंगटन के बारे में बोलूं, वेलिंगटन के बारे में लोग बोलते हैं तो बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। जरा वेलिंगटन सोसाइटी में जाइए, मैं जाकर देख कर आया हूँ, और वेलिंगटन सोसाइटी में अगर पैसे वाले लोग रहते होंगे तो भी क्या गलत है वो? नहीं। न्यायालय ने भी जो टिप्पणी की, मैं कह रहा हूँ जो भी कार्रवाई होना हो जाए कि पैसे वाले लोग रहते हैं। मुझे ऐसा कोई बुक निकाल के बता देवे न्यायालय के लोग कि जिसमें लिखा है कि अमीर को ये कानून है और गरीब के लिए ये कानून नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया वो सब वी ऑल आर इक्वल। एब्सोल्युटली। तो वेलिंगटन सोसाइटी का अभी आपको मैं बताता हूँ, जूने रूल के हिसाब से 100% दे आर राइट। अब आप जूने रूल को नया रूल के हिसाब से जोड़ रहे हो और करोड़ों रुपया लोगों को बोलेंगे आप भरो, तो कैसे चलेगा? संविधान है कि नहीं? और मैं कौन सा कोई सुपर एजुकेटेड पर्सन हूँ जो मेरी बात को सुन रहे हैं लोग? मैंने सिर्फ उजागर करने का काम किया है कि आप गलत कर रहे हो। न्यायालय ने भी बोला है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए इनको घर से बाहर निकालो। ये मैंने कहा गलत हो रहा है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टेइंग विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। कॉर्पोरेशन का मैन्यूल है कि अगर विदाउट सर्टिफिकेट आपने ऑक्यूपाई किया तो यू हैव टू पे ओनली 500 रुपीज पर फ्लैट। अब ये बिल्डिंग का किया है, ये मैन्युअल में लिखा है, तो कैसा आप किसी को घर से बाहर निकालते हो? इसलिए मैंने कहा कि वेलिंगटन सोसाइटी के लोग घर से बाहर निकलेंगे तो मैं अपने सर के बाल निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन देना चाहिए कितना बड़ा ही गलत हो रहा है मुंबई शहर के बारे में। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे मौका नहीं दिया, उन्होंने कमिश्नर को कह दिया कि ये ठीक करो जल्दी करके। तो लोग तो कहेंगे गोपाल शेट्टी क्यों वेलिंगटन के लिए जा रहा है, लेकिन लोग कहेंगे इसलिए अगर मैं चुप बैठूंगा। महात्मा गांधी जी अगर चुप रहते तो देश को आज़ादी मिलती थी। वीर सावरकर जी जब चुप रहते तो देश को आज़ादी मिलती थी। न्यायालय के सामने लोकमान्य तिलक जी अगर बोलते थे स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं प्राप्त करके रहूंगा, लोकमान्य तिलक डरते थे ब्रिटिश कोर्ट के सामने, तो क्या देश को आज़ादी मिलती थी? तो आज लोकशाही में जो पब्लिक ने और पार्टी ने मुझे इतना मौका देकर जो सीखने का अवसर दिया, वो अगर मैं लोगों को डिलीवर नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे पाप लगेगा। इसलिए मैं बेधड़क कर रहा हूँ, बेधड़क करूंगा आने वाले दिन में। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा अंजाम? गुंडे बदमाशों को उनकी सजा पूरी मिलती नहीं तो मुझे क्या सजा देगा कोई? बात सही है। आई मीन इंटरेस्टिंग है, मतलब और भी इस पे काफी मैं नहीं, आप लोग क्या कहते हो बताए तो मैं उसका क्लैरिफाई कर दूंगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा लोग क्या कहते हैं करके। नहीं मतलब ऐसे ये भी जैसे आपने बोला कि ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है, तो ये कॉन्वर्सेशन भी मतलब काफी एक लंबा सेगमेंट हो सकता है। बट मुझे एक एक्चुअली थोड़ा इस पे से हटके थोड़ा सा एक मुद्दे पे आना था। आपके हिसाब से मतलब आपको लगता है कि जैसे भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ जी, बहुत कम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इतना खुल के ऐसा बात करते हैं, यू नो। और जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप एकदम ओपन इंडिविजुअल है और बेझिझक आप ऑडियो का कुछ भी पूछा तो आप उसका जवाब दे देंगे। आपके अकॉर्डिंग टू आपको लगता है कि मतलब व्हाट डू यू कॉल इतने परसेंटेज में जो भी अपना काम हो रहा है, लाइक अगर हम पॉलिटिशियंस को देखें तो युवा पीढ़ी के हिसाब से ज्यादा फिर भी लोग आजकल पॉलिटिक्स में अट्रैक्ट नहीं हो रहे? उसका कारण है, मैं बताऊं आपको अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे ज़माने के जो हम लोग थे, या तो जितने भी कॉरपोरेटर 2000 के पहले के एक लेवल के लोग थे, उनके सामने समस्या थी, वो समस्या को लेकर हम लोग लड़े और यहाँ तक पहुँच गए। आज समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, आज मैंने उसको कॉलेज का दरवाजा दिखा दिया, मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं, उसकी सोच तो मेरे से अलग हो गई ना। वो भी सोचता है क्या ये पिताजी ये सब धंधा करते हैं जिसमें कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपना बिजनेस करने के बारे में सोचेगा। तो जो पढ़े लिखे बच्चे, उनको नॉलेज आ गया, उन्हें पूरा दुनिया में क्या हो रहा है वो सब ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसके सामने उसकी जो अपेक्षा है कि पॉलिटिशियन लोगों ने जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो फिर बेचैन हो जाता है। आज मोदी जी के बारे में 2014 में यूथ्स अट्रैक्ट हुए, क्यों हुए? क्योंकि मोदी जी ये सारे युवाओं के मन की बात कर रहे थे, इसलिए वो अट्रैक्ट हो गए ना, बात कर रहे थे वो। और मोदी जी ने उसको बड़े पैमाने पे सॉल्व करने का भी प्रयास किया, लेकिन जितना हम आगे जाते हैं दुनिया उससे आगे चले जाती है। यू हैव टू मीट दैट ऑल्सो। हमने 10 साल के पहले सोचा था कि मुझे यहाँ तक जाना है, दिस इज माई डेस्टिनी, हम वहां तक पहुंचे तो दुनिया हमारे से बहुत आगे चले गई, वो हमारे से 2 डबल स्पीड से आगे जा रही है, तो उसको हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए स्वाभाविक है युवाओं के बारे, आज युवा इसलिए भी नाराज है कि जितने भी पॉलिटिशियन या तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो गरीबों के बारे में ही सब बातचीत करते हैं, गरीबों के बारे में ही कामकाज हो रहा है, इसलिए वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ इस देश में। इसलिए मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रारंभ किया, देवेंद्र फडणवीस ने कोस्टल रोड। आपके ऊपर कितना भी गुस्सा है साहब, आप नरीमन पॉइंट में गाड़ी में बैठकर बैंड्रा तक आ जाओ, तो आपका गुस्सा 50% नहीं खत्म होगा तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको माफी मांग लूंगा आपकी। तो वो विकास को देख रहा है ना, उसने डेवलपमेंट को देखा। अब वो उम्मीद पे जी रहा है कि देवेंद्र जी ने बोला है कि हम इसको विरार तक पहुंचाएंगे, तो विरार तक पहुंचने में उसका 6 घंटे का सफर 1 घंटे में कर पाएगा। जितना पेट्रोल वो यूज करता था उससे 25% पे आ जाएगा। तो युवा के लिए है ना, आने वाले दिनों के लिए अभी परेशानी है। बट सर फिर पॉलिटिक्स अगर ऐसे ज्यादा यंग पीपल अट्रैक्ट नहीं होंगे पॉलिटिक्स में आज, तो आगे चल के फिर बाद में पॉलिटिक्स चलाएगा कौन? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स लेगेसी चल रही है, जो लेगेसी जो आ रहे हैं वो ही आ जाए। नए आप लोग को ऐसा कोई नाम सुनने नहीं मिलता है जो एक्चुअली, जैसे आप जैसे तभी के टाइम पे आप एंटर हुए और फिर यू रोज टू द रैंक्स जैसे कहते हैं, अभी ऐसे कोई नाम सुनने ही नहीं मिलते हैं। मैं आपको इसका भविष्यवाणी कर देता हूँ, 25 साल के बाद में सब पढ़े लिखे लोग आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे। आप थोड़ा पीछे चले जाए ना, आपके पिताजी के जमाने पे जाइए, तो एजुकेशन का क्या उन दिनों में था? तो एजुकेटेड नहीं थे लोग, तो जो थे उसमें से पॉलिटिक्स में आ गए। अब एजुकेटेड हो गए तो ये लॉट पूरा जो खत्म हो जाएगा, इसके बाद में सेकंड लॉट तो सभी एजुकेटेड ही आने वाला है, आने वाला, लेकिन उसका समय लगेगा ना, जो समय लगेगा। क्योंकि आज फेरी का धंधा करने वाला भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, भले वो गरीब है, भले वो 500 फुट के झोपड़े में रह रहा है, लेकिन वो एजुकेटेड होगा आपको आने वाले दिनों में, ये पक्का है। क्योंकि एजुकेशन का स्तर इतना बढ़ गया, सब कॉर्पोरेशन के स्कूल में 70% के ऊपर बच्चे आज रिजल्ट आ रहे। राइट, एजुकेशन तो होगा, लेकिन एक समय लगेगा, सब एजुकेटेड लोग भी आएंगे आने वाले दिनों में। एब्सोल्युटली। पार्टिंग वर्ड्स सर, कोई यंगस्टर्स को या आपके दर्शकों या चाहने वालों को अगर कुछ आप बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे फाइनली? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, अपने लिए तो जीना ही है, वो गाना भी है ना, जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जीना है, तो हमको औरों के लिए भी जीना पड़ेगा। जैसा मोदी जी ने पूरा जीवन त्याग कर दिया, तो ये सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन देश के लिए भी काम करना पड़ेगा, समाज के लिए काम करना पड़ेगा। और ये भारत देश की ब्यूटी है, खूबसूरती है, आज भी लोग कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। सब पहले करते थे इसलिए तो देश आज़ाद हुआ ना, नहीं तो कहाँ होने वाला था। एजुकेटेड लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई किया, नहीं तो उन दिनों में एजुकेशन था ही नहीं। जो भी महात्मा गांधी जी के पीछे जुलूस में निकल गए और मिला देश को आज़ादी, तो आने वाले दिनों में भी होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरा समाज हमारा है, पूरे समाज को लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, दिमाग में अभी आ गया आपका मुद्दे का सवाल। मैं एजुकेटेड बच्चों से निवेदन करूँगा कि कोई फॉरेन शिप ना हो, अपने देश को फॉरेन बनाने का प्रयास करना चाहिए। नितिन गडकरी ने जो बात कही है ना, अमेरिका से भी अच्छा रोड हम यहाँ पर बनाएंगे, तो हमारे सब एजुकेटेड बच्चों ने संकल्प लेना चाहिए कि हम फॉरेन नहीं जाएंगे, हमारे देश को फॉरेन बनाएंगे, और हम अपेक्षा ये करेंगे दूसरे देश के लोग हमारे देश में आए देखने के लिए। ये भारत हमको बनाना पड़ेगा आने वाले दिनों में।
बट सर वो रोड्स अभी काफी सारे उसके ऊपर से मुद्दे और प्रॉब्लम्स भी उठ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा, होगा सब, होगा, सब होगा। भारत देश के बारे में जो हमारे संतों ने भविष्यवाणी की थी ना, वो सब होगा और होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग 50% क्रॉस कर दिया है, अभी तो थोड़ा आगे ही बढ़ना है और अभी स्पीड से आगे जाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति के पास जब बिल्कुल पैसा नहीं होता तो उसको खड़ा होने के लिए समय लगता है, लेकिन थोड़ा उसके पास पैसा आ गया फिर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो देश भी वैसे ही आगे बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। Thank you so much, Bajaj Daisy. Thank you so much. Thank you. Wonderful conversation. Thank you.